बीए पार्ट 3 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। इसमें आज हम लोग इसके पहले तक हम लोगों ने देखा था जो लगातार सीरीज के रूप में यह आपका अध्याय जो है अध्याय के रूप में कर्नाटक में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना जो किया गया है, इसी संदर्भ में हम लोगों ने कई जगह पे या कई सीरीज में हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है। इसको अलग अलग छोटे छोटे सीरीज में मैं बनाया हूं ताकि छोटा सा वीडियो बने और आसानी से आप इसे देख सके। तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ कि तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। तृतीय कर्नाटक युद्ध यानी तृतीय कर्नाटक युद्ध जो होता है, इसमें किसकी विजय होती है, किसकी पराजय होती है, इस कर्नाटक पे किसका प्रभुत्व होता है और उसका प्रभुत्व जो होता है पूरे भारतवर्ष के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था, यह 1756 ईस्वी से लेकर 1763 ईस्वी के बीच में यहाँ दर्शाया गया है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच में यह लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद हम इसके कारण के बारे में देखेंगे, उसके बाद इसके परिणाम के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ यह युद्ध जो है 1756 से 63 के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध के होने के कई कारण थे। इन कारणों को अलग अलग ढंग से अगर हम जिक्र करना चाहें तो हम जिक्र कर सकते हैं, जिसमें हम देखेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध जो होता है, इस तृतीय कर्नाटक युद्ध में या युद्ध के प्रारंभ होने का एकमात्र कारण यहाँ यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का होना माना जा सकता है। यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, इसी सप्तवर्षीय युद्ध का एक परिणाम यह माना जा सकता है कि यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, यह समझिए कि तृतीय कर्नाटक युद्ध का एक कारण बनकर सामने आया। क्योंकि यह युद्ध 1756 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में देखा गया था कि जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, यह ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में ही लड़ा गया था। और फ्रांस जो था ऑस्ट्रिया के पक्ष में था, फ्रांस ऑस्ट्रिया के पक्ष में था, और यहाँ इंग्लैंड जो था वह प्रसा के पक्ष में था। तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांस और यहाँ इंग्लैंड दोनों का संबंध जुड़ रहा है। और इस तरह से देखेंगे कि यहाँ प्रसा के साथ युद्ध में इंग्लैंड जब भाग ले रहा था, तो इस स्थिति में यह यूरोपीय युद्ध जो होता है, यूरोपीय युद्ध के फलस्वरूप अगर हम कहें तो यहाँ भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में एक झगड़ा का कारण मान सकते हैं कि एक झगड़ा यहाँ प्रारंभ होता है। और 1756 ईस्वी में कोई एक तरह की महत्वपूर्ण घटना, ऐसा कुछ घटने वाला नहीं था, ऐसा कुछ घटना भी नहीं घटा। फ्रांस जो था, फ्रांस एक जगह, जैसे इसका जिक्र हम लोग कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में और द्वितीय युद्ध में हम लोगों ने कई बार यहाँ किया हुआ है कि जो त्रिचौनापल्ली जो जगह है वहां पे आक्रमण की योजना यह बना रहा था। और 1756 ईस्वी में के बाद आप देखेंगे 1757 ईस्वी में फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों संयुक्त रूप से यहाँ अलग अलग स्थितियों में भारत के एक दूसरे ठिकाने पर आक्रमण शुरू कर दिए थे कि भारत का जो ठिकाना था वे एक दूसरे पे आक्रमण करने की स्थिति में आ चुके थे और आक्रमण करना शुरू कर दिए थे। सबसे पहले अगर हम कहें फ्रांसीसियों की स्थिति को, तो यह फ्रांसीसी जो थे, फ्रांसीसियों का आक्रमण एक तरह से पूर्व नियोजित योजना के आधार पर यहाँ त्रिचौनापल्ली जगह है, वहां पर यह होने की स्थिति देखा जाता है, किंतु उनमें खासकर उन्हें सफलता भी नहीं मिलती है। दक्षिण भारत के जगहों में देखेंगे जिसमें अर्काट का नाम आता है, बेलोर का नाम आता है, इसके बाद आप देखें कांजीपुरम का नाम आता है। तो यहाँ अर्काट है, बेलोर है, कांजीपुरम है, ऐसे जगह है, मद्रास है, सेंट डेविड है, या सेंट डेविड का किला को आप देख सकते हैं। इस सब जगहों को छोड़कर कर्नाटक के जो अधिकांश भाग है, यहाँ पर फ्रांसीसियों का अपना अधिकार हो गया रहता है। दक्षिण भारत की अपेक्षा अंग्रेजों को अगर हम उत्तर भारत में देखें तो उत्तर भारत में काफी हद तक सफलता मिली हुई होती है, तथा चंद्रनगर की बात समझेंगे, बालासोर की स्थिति को समझेंगे तो चंद्रनगर की स्थिति है, बालासोर की स्थिति है। इसके साथ साथ आप कासिम बाजार की बात को देखेंगे, ये कासिम बाजार है, पटना में देखेंगे, यहाँ फ्रांसीसियों को निकालने का काम किया गया अंग्रेजों के द्वारा। फिर 1758 ईस्वी में कुछ इस तरह की घटनाएं घटती है जिसमें फ्रांस की सरकार ने, जैसे काउंट डी लैली के नेतृत्व में, काउंट डी लैली जब फ्रांस के गवर्नर के रूप में बनकर आते हैं तो डी लैली के नेतृत्व में तथा मुख्य सेनापति के रूप में वह भारत में लाए जाते हैं या भारत में भेजे जाते हैं फ्रांस के माध्यम से। फ्रांस की सरकार जो है यहाँ पे भारत तथा अमेरिका में अपने साम्राज्यवाद या अपने साम्राज्य की सुरक्षा करने के लिए मन में इच्छा रखती है। और काउंट डी लैली जो है, या काउंट डी लैली के दो मुख्य काम
सौंपे गए थे। और दो मुख्य कामों में देखेंगे, सर्वप्रथम अगर कहा जाए तो भारत में अंग्रेजों को बाहर निकालना, यह काम उनके जिम्मे सौंपा गया था। और इसके बाद भारतीय साम्राज्य जो था, साम्राज्य में यहाँ भारतीय साम्राज्य के शासन में सुधार करने की बात उनके जिम्मे सौंपा गया था। लेली को व्यापक अधिकार देकर भारत वहां से फ्रांस से भेजने का काम किया गया था। लेकिन फिर होता यह है कि फ्रांसीसी जो है, फ्रांसीसी सेनापति के रूप में यानी काउंट डी एचे का नाम आता है, जो काउंट डी एचे हैं और लेली के अधीन नहीं था, तथा दोनों में एक तरह से कहा जाए तो दोनों में एक दूसरे में पटरी नहीं बैठ रही थी, एक दूसरे में राय विचार सही ढंग से नहीं बैठ पा रहा था। और इसके साथ आप यहां देखेंगे कि जैसे लेली की बात किया गया कि लेली जो था एक तरह का योग्य, उसमें योग्यता भरी हुई थी और योग्य और एक साहसी व्यक्ति के रूप में माना जाता है कि उसका व्यक्तित्व जो था एक योग्य और साहसी के रूप में हुआ करता था। इसके साथ साथ आप यहां लेली के बारे में कह सकते हैं। और लेली के साथ साथ आप देखेंगे बूसी के बारे में कि बूसी का भी जो जिक्र हम लोग यहाँ पे द्वितीय कर्नाटक युद्ध में किए हुए थे कि बूसी की तरह वह व्यापारिक और एक तरह से मृदुभाषी व्यक्ति नहीं था, कि बूसी जितना एक तरह से व्यवहारिक व्यक्ति था, मृदुभाषी था, तो उस तरह से लेली व्यवहारिक भी नहीं था और नहीं मृदुभाषी ही था। यानी उसके आवाज जो थे औरों को थोड़ा सा कष्ट पहुंचाने का काम करते थे। तो इस तरह से लेली का यह स्वभाव था। क्रोधी और वह आदर्शवादी अगर कहा जाए, उसके अंदर स्वभाव था। और यही स्वभाव होने के कारण, क्रोध उसके अंदर होना, उसके बाद उसमें एक आदर्शवादी स्वभाव होने के कारण वह फ्रांसीसी पर या फ्रांसीसी अधिकारियों को बिल्कुल संतुष्ट करने में सफल नहीं हो पा रहा था। उससे फ्रांसीसी अधिकारी संतुष्ट ही नहीं हो पा रहे थे। और जब फ्रांसीसी अधिकारी उससे संतुष्ट नहीं हो रहे थे तो स्थिति क्या होगा, यहाँ फ्रांस से और उसकी पटरी कभी जम नहीं सकती है। दोनों एक दूसरे के जो संबंध की बात है, दोनों के एक दूसरे के जो अपनापन या मेल मिलाप की बात है, यह कदापि संभव नहीं हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखा जाता है कि यहाँ फ्रांस की जो सरकार है वह खासकर यूरोप और अमेरिका के युद्धों में उस समय बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहती है। और फ्रांस की सरकार जब यूरोप और अमेरिका के युद्धों में बहुत ज्यादा व्यस्त रहती है तो उस स्थिति में यहाँ लेली को समय पर सैनिक सहायता मिलना मुश्किल हो जाता है। और लेली को जब सैनिक सहायता नहीं मिलता है तो क्या होगा, उस समय अंग्रेज लोग बिल्कुल हावी हुए हैं। यानी अंग्रेजी जो व्यवस्था है वो यहाँ लेली पर बिल्कुल हावी है। और जब सहायता नहीं मिलता है, परंतु लेली ने फिर भी वहां अपने साहस का परिचय दिखाता है। लेली के अंदर जो साहसिक व्यवहार है, साहसिक कार्यशैली है, उस कार्यशैली का वह अच्छा तरह से अपना एक सूझबूझ के साथ कार्य करके भारत में दिखाने का काम करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सेंट डेविड का जो किला है, इस सेंट डेविड के किला पर वह अधिकार भी कर लेता है, वह मद्रास पर भी आक्रमण कर लेता है। और मद्रास पर आक्रमण करने की वह अभी मन में सोच जब रखता है, लेकिन यहाँ होता क्या है कि पांडिचेरी के जो गवर्नर होते हैं वह धन के अभाव के कारण, जो पांडिचेरी के गवर्नर है, धन के अभाव के कारण यहाँ इस तरह अगर बात कहा जाए कि यह अभाव बताकर काउंट डी एचे ने समुद्र के जो स्थिति है, समुद्र के रास्ते पे मद्रास के आक्रमण की नीति को यहाँ बिल्कुल अस्वीकार करते हैं। और अस्वीकार करने के बाद लेली की योजना पर वह बिल्कुल पानी फेर देने का काम करते हैं। और लेली की योजना पर जब पानी फिर जाता है तो ऐसी अवस्था में अगर हम कहें, ऐसी अवस्था में अगर हम यहाँ जिक्र करें तो पाएंगे कि यहाँ धन का अभाव तो निश्चित होता है। और धन के अभाव होने के कारण इसका पूरा उपयोग अगर कहा जाए कि पूरा का पूरा उपयोग यानी इसके उद्देश्य से ही अगर लैती ने यहाँ तंजौर पर क्या किया कि इसका उपयोग उठाते हुए इस पर आक्रमण कर दिया। और इस तरह से लैती जो था वहां तंजौर पर जब आक्रमण किया, लेकिन अंग्रेजों के विरुद्ध में अगर कहा जाए कि अंग्रेजों के विरुद्ध में यहाँ इसके विरोध होने के कारण तंजौर का जो आक्रमण था वह बिल्कुल एक तरह से असफल समझा जा सकता है, कि तंजौर का आक्रमण बिल्कुल असफल रहा। फिर हम इसी बीच में फ्रांसीसी की या फ्रांसीसी जो सेनापति है या फ्रांसीसी सेनापति में जैसे काउंट डी एचे का नाम जो आ रहा है, तो काउंट डी एचे हैं, उन्होंने अंग्रेजी नौसेना के जो सेनापति होते हैं, नौसेनापति यानी कि पोकोक का नाम आप समझ रहे हैं कि नौसेनापति उस समय क्या होते हैं, पोकोक नामक व्यक्ति होते हैं। और पोकोक ने पराजित कर उसे पांडिचेरी में और वहां रहने के लिए शरण देने का विवश कर दिया। आज पांडिचेरी में उन्हें रहने का यह विवश होना पड़ा तो काउंट डी एचे या खासकर लैती की इच्छा के विरुद्ध या मॉरिशस के तरफ स्वतः ही चले गए। और स्वतः जब चले गए तो इसमें दक्षिण भारत के
स्थिति में हम देखेंगे फ्रांसीसियों की स्थिति बिल्कुल कमजोर होने लगी थी, अर्थात दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव जो था बिल्कुल समाप्त होने लगा था। परंतु लैली जो थे यहाँ फ्रांसीसियों की शक्ति को संगठित करके और मद्रास पर आक्रमण करने का वो प्रयास कर रहे थे। लेकिन उसने हैदराबाद में बुसी को बुला लेने का काम किए, और जब बुसी को हैदराबाद में बुलाए तो दिसंबर 1758 ईस्वी में क्या घटता है कि मद्रास पर आक्रमण हो जाता है। और यहाँ मद्रास पर जब आक्रमण होता है तो हैदराबाद से बुसी को यहाँ हटाना लैती के लिए एक तरह से भयंकर भूल के रूप में जाना जा सकता है कि यहाँ बुसी को हटाना काफी ही बहुत बड़ी भूल के रूप में हम कह सकते हैं। निजाम जो उस समय थे यानी सलाबत जंग, तो निजाम सलाबत जंग के जो है वो अंग्रेजों की विजय से बिल्कुल भयभीत होकर उनसे शीघ्र डर से संधि कर लेते हैं। यानी इतना भयभीत हो जाते हैं अंग्रेजों से कि यहाँ संधि करने की स्थिति पे वे मजबूर हो जाते हैं। और जब संधि करते हैं तो संधि के अनुसार उन्हें कुछ ऐसे बातों को स्वीकार करना पड़ता है, कुछ ऐसे शर्तों को मान लेना पड़ता है जिस शर्तों के रूप में आप देखेंगे कि यहाँ जो मछलीपट्टम का जगह है, तो मछलीपट्टम और 80 मील लंबी तथा 20 मील चौड़ी जो भूमि है वह अंग्रेजों को इन्हें दे देना पड़ता है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ कि इतने स्थान को देने के बावजूद भी यहाँ दोनों के विचार और स्वभाव जो होते हैं यहाँ एक दूसरे से बिल्कुल टकराने का काम करते हैं, और जमीन आसमान के अंतर के रूप में हम कह सकते हैं कि इन दोनों के विचार जो है दोनों के विचारों में जमीन आसमान का अंतर देखा जा सकता है। लैली शक्ति और युद्ध के आधार पर अंग्रेजों को भारत से निकालने का प्रयास कर रहा था। वो चाह रहा था कि अंग्रेजों को शक्ति अपना दिखाकर, अपने शक्ति का प्रभाव दिखाकर और युद्ध की नीति अपनाकर अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया जाए। लैली को मद्रास से 1759 ईस्वी में घेरा उठा लेने पर विवश हो जाना पड़ा, और जब लैली अपने घेरा को उठा लेता है, वहां विवश हो जाता है, तो उस समय धन का अभाव और ज्यादा बढ़ जाता है और रसद की कमी और सैनिक सहायता के अभाव में आप यहाँ पाएंगे कि बहुत ज्यादा यहाँ रसद की कमी हो जाती है। रसद यानी भोजन सामग्री की कमी, अर्थात जिससे सैनिकों को खिलाने पिलाने में असुविधा की बात। और इसके साथ साथ सैनिक की सहायता देने की जहां बात आती है तो सैनिक सहायता के अभाव में भी यहाँ कहा जाए कि इसके बावजूद लैली जो है साहस के साथ यहाँ छिटपुट रूप से अंग्रेजों के साथ फिर भी युद्ध करने पे लगा ही रहता है, वो छोड़ता नहीं है, क्योंकि वो युद्ध की स्थिति में अक्सर लगा रहता है। फ्रांसीसी सेनापति यानी जो सेनापति में नौ सेनापति के रूप में कह सकते हैं कि फ्रांसीसी नौ सेनापति काउंट DHA जो होते हैं, या DHA खासकर यहाँ पुनः अंग्रेजों से पराजित होकर जब वापस चले जाते हैं, यानी अंग्रेजों से हारने के बाद वापस जाते हैं, तो यहाँ दूसरी ओर अंग्रेज को बंगाल से सदैव सेना और यहाँ धन की बात हो रहा है कि धन की पूर्ति स्वतः हो जाती है। और इस कारण से अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में कहा जाए कि निर्णायक युद्ध के रूप में यानी 22 जनवरी 1760 ईस्वी का जो समय रहा, यानी यह एक निर्णायक युद्ध के रूप में माना जाता है कि 22 जनवरी 1760 ईस्वी में, तो यह 22 जनवरी 1760 ईस्वी में अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा एक निर्णायक युद्ध माना जा सकता है। जो यह जगह कौन सा होता है इस युद्ध में, जो बांडीवास नामक जगह पे यह युद्ध लड़ा जाता है। अर्थात यह आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में अक्सर कंपटीशन में आते रहते हैं कि बांडीवास का युद्ध कहां पे लड़ा गया था, जो 22 जनवरी 1760 ईस्वी में बांडीवास नामक जगह पे लड़ा गया था। तो यह बांडीवास का युद्ध होता है जो अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा निर्णायक युद्ध माना जा सकता है कि इस समय अंग्रेजों की स्थिति जो होती है और ज्यादा भारत में मजबूत हो जाती है, अर्थात यहाँ फ्रांसीसियों की शक्ति बिल्कुल कमजोर महसूस होने लगती है। और बांडीवास के युद्ध से जैसे ही होता है तो यहाँ फ्रांसीसियों की पराजय ने उनकी सारी जो आशाएं होती है, सारी आकांक्षाएं होती है, उस पर खासकर हम कहें कि उसे चकनाचूर कर देने में कहीं भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका नहीं छोड़ता है। इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण एक इतिहासकार, जिस इतिहासकार का नाम हम यहाँ कहेंगे कि डार्डवेल ने भी अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा है कि बांडीवास के युद्ध ने पिछले 9 वर्षों के प्रयास से, अर्थात अंग्रेज लोग जो थे वो 9 वर्षों से लगातार युद्ध को लड़ रहे थे, तो पिछले 9 वर्षों के प्रयास को समाप्त कर दिया। और तो और डुप्ले तथा बुसी के कार्य को केवल एक पक्ष के लिए एक तरह से यादगार बना देने का काम किया। और इसके साथ साथ हम देखें तो दूसरे पक्ष के लिए अगर आशाएं जो थी उस आशाओं को या सिर्फ आशा ही बनाकर छोड़ दिया, यानी मन में आशाएं ही रह गई, या आशा का आशा ही बना रह गया। इसी स्थिति में फिर एक इतिहासकार जो मेसलन का नाम आता है, मेसलन महोदय ने भी अपने विचारों को रखे हुए हैं। उनका कहना है
कि इसने उस शक्तिशाली भवन को भूमिसात कर दिया, और इस शक्तिशाली भवन को भूमिसात करने के साथ साथ जिसका अगर हम यहाँ निर्माण की बात करें, जैसे मार्टिन की बात करें, डयूमा की बात करें, और डुप्ले के सहयोग से यह बिल्कुल हुआ था। इसमें लैली की जो सभी आशाएं थी, वह मन के अंदर आशाएं जो बनी हुई थी, वह सारी आशाएं स्वतः ही समाप्त हो गई। इससे पांडिचेरी का भाग्य भी हमेशा के लिए सील बंद हो गया, अर्थात वो हमेशा के लिए उसका भाग्य क्या हुआ कि बंद के रूप में माना जा सकता है। अब इस तरह से बांडीवास के बारे में हम देखेंगे कि बांडीवास का जो विजय होता है, इससे अंग्रेजों का उत्साह और ज्यादा बढ़ जाता है। अंग्रेज लोगों के मन के अंदर इतना उत्साह बढ़ जाता है कि 1760 ईस्वी में उनका जो आक्रमण होता है, वह आक्रमण खासकर यह मुख्य रूप से पांडिचेरी पर देखने के लिए मिलता है। और लैली ने मैसूर के शासक के रूप में जो हैदर अली होते हैं, उनसे सहायता भी लेते हैं, और सहायता लेने के साथ, लेकिन वह सहायता लेने के बावजूद भी हम कहें कि पांडिचेरी की रक्षा करने में वह बिल्कुल सफल नहीं होते हैं, अर्थात उन्हें असफलता का ही मुंह देखना पड़ता है। पांडिचेरी जो है वह फ्रांसीसियों का एक तरह से शक्ति का केंद्र बना हुआ था, और यहाँ पांडिचेरी फ्रांसीसियों का शक्ति का केंद्र बना था, जिसपे अंग्रेजों ने पांडिचेरी के जो समृद्ध स्थिति था, उस समृद्ध और सुंदर नगर को हमेशा के लिए बिल्कुल ही नष्ट कर देने का काम किया। पांडिचेरी के पतन जैसे ही होता है, तो पांडिचेरी के पतन होने के साथ कहा जाए कि कारिकल नामक जगह है, माही है, और अन्य जो फ्रांसीसी स्थान पर यहाँ अंग्रेजों का अपना प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। और पांडिचेरी के पतन के बाद लैली की स्थिति होता है कि इसे बंदी बनाकर इंग्लैंड भेज देने का काम किया जाता है, क्योंकि लैली को पकड़ लिया जाता है, उसे बंदी बनाकर, और इंग्लैंड उसे भेज दिया जाता है। और इससे क्या होता है, फ्रांसीसियों को और ज्यादा बहुत बड़ा झटका लगता है। फ्रांसीसी यहाँ पे लैली के बंदी होने के बाद अपने आप में बिल्कुल अलग थलग और कमजोर महसूस होने लगते हैं। खासकर इंग्लैंड से मुक्त होने के बाद जो फ्रांस है, यहाँ फ्रांस में उस पर मुकदमा चलाया भी जाता है, और अंत में उसे मृत्युदंड की सजा भी दी जाती है। अब इस तरह से हम इस सप्तवर्षीय युद्ध की बात कर रहे हैं कि सप्तवर्षीय युद्ध जो 1763 में पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो हम इसमें इस बात को याद रखेंगे कि यहाँ सप्तवर्षीय युद्ध जो था यह कब समाप्त हुआ, तो 1763 ईस्वी में समाप्त हुआ, लेकिन किस संधि के अनुसार समाप्त हुआ, तो इसे हम याद रखेंगे कि पेरिस संधि के अनुसार समाप्त हुआ। फिर आप देखेंगे कि पेरिस के संधि के अनुसार भारतीय युद्ध को समाप्त करने की जो घोषणा की गई, इसमें फ्रांसीसियों को चंदर नगर छोड़कर शेष सभी जो स्थान होते हैं उसे लौटा देने का काम किया गया। लेकिन तृतीय कर्नाटक युद्ध में अगर फ्रांसीसी शक्ति के विकास की बात की जाए, तो उसके जड़ को हमेशा के लिए काट दिया गया, और फ्रांसीसियों को के द्वारा न तो किसी तरह की अब किलाबंदी करने का काम किया जा सकता था, और इस तरह से जब किलाबंदी भी नहीं कर सकते थे, और न ही वे साम्राज्य विस्तार करने का कोई नया उपाय भी ढूंढ सकते थे, इतना उनको पंगु बना देने का काम किया गया। और खासकर अधिक से अधिक जो भारतीय नरेश थे, तो भारतीय नरेशों के माध्यम में या भारतीय नरेशों के यहाँ सैनिक प्रशिक्षक का काम कर उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध उकसाने का बिल्कुल वो काम कर रहे थे। और इसलिए यहाँ तृतीय कर्नाटक युद्ध के साथ ही भारत से अगर कहा जाए तो अंग्रेजों की, यहाँ फ्रांसीसियों की जो शक्ति है वह हमेशा के लिए समाप्त मानी जा सकती है। और अंग्रेजों के लिए भविष्य के विकास का एक तरह से क्या होता है कि रास्ता साफ हो जाता है कि अंग्रेजों को अब भारत में विरोध करने वाला कोई दूसरा विदेशी कंपनी नहीं बच जाता है। इस तरह से अंग्रेज लोग क्या होते हैं, यहाँ पे अपने आप को भारत में बहुत मजबूत और बहुत यहाँ शक्तिशाली अपने साम्राज्य की स्थापना करने के भविष्य सामने मन के अंदर सपनों के रूप में बैठा लेते हैं। फिर हम यहाँ अगले बिंदुओं पर बात करते हैं कि यहाँ जैसे हम लोगों ने कारण को देखा, फिर हम परिणाम की जब बात करते हैं कि यहाँ तृतीय कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या हुआ, या जब कर्नाटक का युद्ध हुआ तो इसके परिणाम क्या निकले। तो यहाँ पे इसके रिजल्ट के बारे में जब हम देखेंगे तो यूरोप में जब सप्तवर्षीय युद्ध के परिणाम की बात अगर करते हैं, तो भारत में जैसे कर्नाटक की बात करेंगे कि कर्नाटक में यह युद्ध हुआ था, और इस कर्नाटक में युद्ध होने के साथ इतिहास में कर्नाटक युद्ध के परिणाम के एक नया मोड़ हमारे इतिहास में जुड़ने का काम करता है। क्योंकि इस युद्ध में फ्रांसीसियों के भाग्य का, यहाँ पे अगर कहा जाए कि उनका भाग्य का बिल्कुल फैसला होना तय हो गया था, कि इसमें फ्रांसीसियों के भाग्य का फैसला हो गया। और फ्रांसीसी जो कंपनी थी उसमें सैनिक कमजोरी और धन भाव का यहाँ पूर्ण रूप से यह बात देखने के लिए सभी के सामने प्रकट होने लगा। और अंग्रेजों की तुलना में अगर कहा जाए कि अंग्रेजों की तुलना में जो फ्रांसीसियों की स्थिति थी, वह सैनिक बहुत ही अपने आप में कमजोर थी, और इतनी कमजोर थी
कि वो अंग्रेजों की बराबरी किसी भी हालत में नहीं कर सकी। फ्रांसीसी अधिकारी लैली और यहाँ बूसी की बात हमने कई बार जिक्र किया कि यहाँ लैली और बूसी जो हुआ करते थे, तो वहां लैली और बूसी यहाँ अथवा एक और जो डीएच का नाम हमने बताया, डीएचए का जो नौसेना के पदाधिकारी थे, तो नौसेना के जो यहाँ पे कमांडर थे, एक दूसरे की नीति को बिल्कुल तीनों व्यक्ति आपस में पसंद नहीं करते थे। वे भले ही तीनों फ्रांस के थे और फ्रांसीसी थे, लेकिन तीनों जब एक दूसरे की नीति को पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे को सही समय से सहयोग नहीं करते थे, एक दूसरे को वे किसी भी युद्ध में सहयोग करने की भावना से वे अपने एक दूसरे का पैर खींचने का काम करते थे, तो स्वाभाविक है कि फ्रांसीसी कंपनी को यहाँ कमजोर होने की नौबत तो आएगी ही। और यही इसके उल्टा परिणाम देखने के लिए मिला कि जहां अंग्रेज कंपनी थी, वहां सरकार से लेकर वहां के जो भी पदाधिकारी थे, सब एक दूसरे के सहयोगी हुआ करते थे, और एक दूसरे के सहयोगी होने के कारण यहां अंग्रेजी कंपनी जो थी अपने आप में बहुत ही सफलता का एक रास्ता प्रखर की, सफलता का रास्ता देखी। इसके साथ हम देखेंगे कि मतांतर के अनुसार, यानी अलग अलग मतों के अनुसार अगर हम बात करते हैं कि लोगों ने समय समय पर यहाँ सहायता, इन लोगों ने आपस में जब मतांतर था तो यहाँ तीनों लोगों ने आपस में एक दूसरे का सहयोग करने के लिए बिल्कुल नहीं करने के लिए विवश हो गए थे और एक दूसरे को सहयोग नहीं करना चाहते थे। और यहाँ कहा जाए कि लैली की दूरदर्शिता थी, लैली दूरदर्शी विचार का नहीं था और दूर की बातों को नहीं सोचता था। तो यहाँ लैली की दूरदर्शिता होने के कारण ही अगर कहा जाए कि हैदराबाद में जो निजाम थे, यानी हैदराबाद के निजाम की मित्रता समाप्त जैसे ही हो जाता है, तो दक्षिण भारत में यहाँ फ्रांसीसियों की स्थिति बिल्कुल दयनीय हो जाती है, क्योंकि वह निजाम से मित्रता समाप्त करने के बाद अपनी स्थिति को और कमजोर स्वतः ही कर लेने में लैली बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ आप देखेंगे कि पांडिचेरी जो है, पांडिचेरी में या पांडिचेरी की पतन जैसे ही होता है तो फ्रांसीसियों के लिए एक तरह से अगर कहा जाए तो यहाँ पे कब्रगाह की रूप में यह देखने के लिए मिलता है कि फ्रांसीसियों का यह कब्रगाह था, ताकि वहां पे फ्रांसीसी जो सरकार थी वहां पे दफन हो जाने का काम की। तृतीय कर्नाटक युद्ध से यह बात भारत के लिए बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाता है, यानी भारतीय इतिहास के लिए यह बात सामने प्रकट होने लगता है कि नौसेना के बल पर भारत में अगर साम्राज्य की स्थापना करने की बात की जाए तो एक तरह से नए साम्राज्य की स्थापना बिल्कुल ही की जा सकती है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर पाएंगे कि अंग्रेजों की जो नौसेना फ्रांसीसियों की तुलना में बहुत ही शक्तिशाली थी, क्योंकि फ्रांसीसी और अंग्रेजों की जो नौसेना की तुलना किया जाए तो यहाँ फ्रांसीसियों की जो नौसेना थी अंग्रेजों से बहुत ही दुर्बल थी, अर्थात अंग्रेजों की नौसेना जो थी बहुत शक्तिशाली थी। अंग्रेजों की नौसेना जब शक्तिशाली थी तो अंग्रेजों को बंगाल से सैनिक के रूप में और बंगाल से जो सैनिक सहायता और धनराशि यहाँ प्राप्त हो रहा था, अंग्रेज सरकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता दे रही थी, लेकिन फ्रांसीसी सरकार जो थी यहाँ यूरोप और अमेरिका के युद्ध के साथ व्यस्त होने के कारण फ्रांसीसियों को किसी भी प्रकार की भारत में सहायता देने के लिए वह तैयार नहीं थी, या अर्थात वो सहायता भी नहीं दे रही थी। बंगाल का रास्ता एक तरह से अवरुद्ध भी हो चुका था, तो बंगाल का रास्ता जब अवरुद्ध हो चुका था तो यहाँ अवरुद्ध हो जाने के कारण फ्रांसीसियों को रसद का भी एक तरह से कहा जाए तो बिल्कुल ही अभाव महसूस होने लगा था। कुछ इन्हीं गिने क्षेत्र ही ऐसे फ्रांसीसियों के हाथ में थे, उनको संतोष कर लेना, वैसे क्षेत्रों से संतोष कर लेना पड़ रहा था। लेकिन तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद फ्रांसीसियों की जो शक्ति थी वह बिल्कुल हमेशा के लिए नष्ट हो गई, अर्थात भारत में उनकी शक्ति क्षीण के रूप में देखा जाने लगा। और इस तरह से हम कहें तो नवीन साम्राज्य की स्थापना के लिए अपना रास्ता साफ कर दिया गया। और इसके साथ साथ अगर हम इस दृष्टि से तृतीय कर्नाटक युद्ध का, यहाँ भारतीय इतिहास का अगर हम युद्ध कहें तो एक तरह का यह निर्णायक युद्ध के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से तृतीय कर्नाटक युद्ध का परिणाम हम लोग के बीच में उपस्थित हुआ कि अंग्रेजी सरकार यहाँ पे मजबूत होने लगी, अर्थात अंग्रेजों का जो प्रभुत्व था वो मजबूत होने लगा और फ्रांसीसियों का प्रभुत्व वहां पे समाप्त हो गया। और ये दोनों जो थे भारत के कमजोरी को समझ चुके थे, भारत के सम्राट यानी भारत के जो राजा थे उन लोगों के कमजोरियों को ये बिल्कुल जान चुके थे, इसलिए उसका फायदा उठाना दोनों चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पे फ्रांसीसी कंपनियां जो थी वे अपने आप में बिल्कुल पीछे छूट गई और अंग्रेजी कंपनी जो थी बहुत आगे निकल गई और फ्रांसीसी वहीं से कहा जाता है कि उनका पतन वहां से बिल्कुल हो गया। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ कि तृतीय कर्नाटक युद्ध के कारण और परिणाम के बारे में। फिर हम अगले सीरीज में अगले विषय वस्तु के साथ मिलते हैं, तब तक आप सभी को एक बार पुनः